फ्रेंड्स, आज का क्लास हम एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक लड़का था जिसे सक्सेस की बहुत ज्यादा चाह थी। वो हर हाल में, मतलब किसी भी सूरत में वो सक्सेस होना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था हमें सक्सेस कैसे होना है। तो एक दिन एक विद्वान के पास जाता है। वो लड़का कहता है, मुझे किसी भी सूरत में सक्सेस होना है, आप मुझे बताएं मैं किस तरह से सक्सेस हो सकता हूँ। तो जो वो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह आना और फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हें सक्सेस कैसे होना है। ठीक है भाई, दूसरा दिन होता है, वो लड़का वहां पे चला जाता है। वो विद्वान व्यक्ति थे उनके पास चला जाता है और वो क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं। बहुत सुबह का टाइम था, वही मान लीजिए 5 बजे का टाइम था। वो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। लड़का भी उनके पीछे पीछे चल देता है। वो आगे बढ़ते हैं, लड़का और उनसे पीछे, मतलब चलते जाते हैं। यानी दोनों जो विद्वान शख्स थे वो आगे बढ़ते जाते हैं और उनके पीछे वो लड़का भी बढ़ता जाता है। ऐसे करते करते एक नदी पड़ती है और वो जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, उस लड़के को पकड़कर और उसको उस पानी में यूं करके डाल दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। वो बहुत ज्यादा झटपटा रहा है कि किसी तरह से, मतलब उसका ये मन था कि मुझे किसी तरह से छोड़ दे, वरना मैं तो पानी में डूब जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। 40 से 45 सेकंड ऐसे हो गए। उसने क्या किया, एकदम से एक झटका मारा और एकदम से उसने क्या किया, अपने आप को छुड़ा लिया और पानी से ऊपर आ गया और एक लंबी सांस ली कि खैर मैं बच गया। ठीक है ना। तो उन विद्वान ने, जो वो विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि अब कुछ समझ में आया कि तुम कह रहे थे मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है। तो जिस दिन तुमको उस चीज की नीड होगी, जिस दिन तुमको सक्सेस की नीड होगी, उस दिन तुमको कोई नहीं रोक पाएगा सक्सेस होने से। लेकिन जब तक तुम ये सोचोगे कि ठीक है मैं आज कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, और सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, हार्ड वर्क होता है ना। और जब तक तुम ये सोचोगे कि हाँ भगवान भरोसे बैठे रहेंगे, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा करेगा और हम मेहनत नहीं करेंगे मगर हमको उसका फल मिलेगा, ठीक है, तो तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। यानी कहना मैं ये चाहती हूँ, कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे पे ना बैठे और ये ना सोचे कि बस सिर्फ मुझे सक्सेस होना है। लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत भी तो करनी है, और जब मेहनत करनी है तभी तो आप कामयाब हो पाएंगे। और बिना मेहनत के तो कभी कोई कामयाब ही नहीं हो पाया। सिर्फ एक अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन कैसे आएगा, आपको लाना पड़ेगा अच्छा दिन। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, सुबह से शाम होती है और शाम से रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर शाम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसी में कुछ ऐसा होगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे, आपके कहीं से कोई न्यूज आ जाएगी कि हाँ आप सक्सेस हो गए। ऐसा नहीं है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी तो, जब आप लाइन में लगेंगे, है ना, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप लाइन ही में नहीं लगे हैं, सिर्फ सुबह से शाम कर रहे हैं और शाम से रात कर रहे हैं और रात से फिर सुबह कर रहे हैं, तो ये तो कोई मूल मंत्र नहीं हुआ ना सक्सेस होने का। तो जिस दिन आपको इसकी नीड होगी कि हमें सक्सेस होना है, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत लोग ये भी मानते, अरे जो है जितने में है हम उतने में ठीक है, हमारा जो पैतृक व्यवसाय है हम उसी में है, खुश है। आपने देखा होगा जिनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत ऊंचे ओहदे पे होते हैं, उनके भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि उनको ये होता है हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। वो चाहे तो कुछ भी ना करें, क्योंकि इतना तो उनके पास पहले से है कि वो अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो उनको हर एक चीज मिल रही है। लेकिन बात ये नहीं होती है कि क्या चीज हमें मिल रही है, क्या चीज हमें नहीं मिल रही है, हमारी पहचान कहाँ पे है। तो हमें जब अपनी पहचान बनानी होगी तो हमें हार्ड वर्क करना ही रहेगा, और हमें सक्सेस की तरफ बढ़ना है तो हमें हार्ड वर्क करना ही रहेगा। जैसे कहते नहीं है कि कठिन परिश्रम आप जब करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी उसमें टाइम लगता है। कोई भी अच्छे काम में आपको टाइम लगेगा। और जो शॉर्टकट होता है, पहली बार शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर आपसे कोई कह दे कि ठीक है मैं शॉर्टकट से तुम्हें ऐसा करा दूंगा, तुम्हें वैसा करा दूंगा, तुमको सक्सेस करा दूंगा, तो कुछ नहीं। अगर भाई हमें ही तुम सक्सेस कराने के लिए तुम इतने बेताब हो, तो जो तुम्हारे हैं खुद के लोग हैं उनको सक्सेस करा दो ना। तो ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शॉर्टकट, तरक्की का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो 2019 का हिंदी जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इसका पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जिस तरह से कंटिन्यू करते हैं उस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, नंबर क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ टाइप का, उसको कंप्लीट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो आपका हो जाता है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं कौन है?
जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपने पेपर सॉल्व किया, 2016 का आपने सॉल्व किया, 2017 फर्स्ट और सेकंड पेपर सॉल्व किया है, 2018 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं, मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हर बार जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताती हूँ, ट्रिक भी बताती हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बता देती हूँ चीजों को जिसमें आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए और कभी भूले ना। क्योंकि रिवीजन अभ्यास ही मैन होता है। आपने एक बार एक चीज को पढ़ लिया और उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ दिया, आपके माइंड में वो चीज नहीं बैठेगी और आपको याद भी नहीं रहेगी। आप सोचेंगे हाँ पढ़ा तो था, लेकिन उसमें तुक्काबाजी करेंगे। लेकिन जब बार बार चीजों को देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उसमें तुक्के का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो चीज आप करेंगे वो परफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग यानी आगे, है ना। तो प्रत्येक और प्रत्यय, प्रति या एक। तो प्रत्येक में उपसर्ग प्रति हो जाता है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी आपका आधा जा या में एक की मात्रा और ये आपका शा पूरा हो जाता है। तो ये ज्येष्ठ या जेठ, या आधा जा या में एक की मात्रा और पिछली शा में आधा ये शा हो जाता है और ठा हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है? तो आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ज्यों के त्यों यानी जैसे के तैसे, है ना। तो तत्भव कहलाते हैं या तत्सम कहलाते हैं या संकर कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं। तो आपका जो हो जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो तत्सम कहलाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त यानी दो अक्षरों के मेल से बना हुआ जो अक्षर होता है उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। अब इसमें देख लेते हैं छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा में से कोई है? तो देखिए क्षत्रिय वाला छा ये है, यानी जो है, यानी जो आपका है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यानी नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो आपको नेगेटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ नहीं जाना है। तो आपका ये त्रा है तो त्रा है यानी ये भी गलत हो जाएगा, और ज्ञा है यानी ये भी गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही हो जाएगा, यानी ऋण आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो लिख देते हैं। क्षत्रिय वाला छा हो जाता है, त्रा हो जाता है, और ज्ञा हो जाता है, और आपका श्रा हो जाता है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पूछ लिया जाता है कि जो क्षत्रिय वाला छा है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, या त्रा है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, या कभी कभी दे देते हैं उनको, आपको लिख देते हैं। जैसे त्रा है तो ता और रा, ता और प्लस रा से मिलकर बना है, तो एक जगह पे हलंत लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे, एक जगह पे ता और रा ऐसे लिख देंगे जिसमें हलंत नहीं लगा होगा, और 2 जगह पे इसमें कोई नहीं है, ऐसे करके मतलब 4 ऑप्शन आपको बनाने हैं। लेकिन आपका जो सही है तो ता, हलंत प्लस रा हो जाता है, तो यही आपका सही हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी जो बताया कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इन सभी पर, ठीक है ना। बाकी तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना आप कहेंगे कि मैम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप तो डिटेल में चली गई, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको रोकते हैं और सीरीज की तरफ, सीरीज नहीं है यानी जो आपका पेपर है उसकी तरफ चलते हैं। अब हमने क्या किया है, वस्तुनिष्ठ टाइप तो हमने कंप्लीट ही करा दिए हैं। अब आपके अति लघु उत्तरीय टाइप और लघु उत्तरीय टाइप को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ टाइप तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो वस्तुनिष्ठ टाइप आप यहाँ पे देख लें और नोट्स आप लोग बना सकते हैं इसमें देख के। और उसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पर। तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन हो जाता है, पुष्प तथा बिजली शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पे देखिए 5 पर्यायवाची लिखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन किया जाए आप उसी तरह आंसर दीजिए। अगर यहाँ पे 2 पूछे गए हैं तो आप 2 ही 2 लिखिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम ही होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। अगर टाइम है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
पुष्प का हो जाता है कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी और परसून। बिजली का हो जाता है चंचला, चपला, शया, दामिनी और विद्युत। ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास हो जाता है और वीणा वादनी में बहुव्रीहि समास हो जाता है। आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसमें और प्रयोग भी पूछ रहे हैं। तो आग बबूला होना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, या आप ऐसे लिख सकते हो बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग है, मेरी बात सुनते ही वो आग बबूला हो गया। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है? जो ये अलंकार होता है इसमें किस चीज़ की आवृत्ति होती है, यानी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक वर्ण बार बार आ रहा होता है। तो यानी तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बाहु, छाय, यानी तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरवर में ता, यानी यहाँ पे क्या है? तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी देखिए 2019 में इस तरह से क्वेश्चन आया। हो सकता है अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये दे दिया गया कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवरी, बाहु, छाय, बताए अलंकार कौन सा है। तो आपको पता है अनुप्रास अलंकार है, तो आप अनुप्रास अलंकार पे टिक करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। तो इस पे हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिस्कस किए देते हैं। हो सकता है कि कोई आज जुड़ा हो जो चैनल पर, जिसने आज ही विजिट किया हो, उसने आज ही सब्सक्राइब किया हो, है ना। तो उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। तो उपसर्ग यानी आगे, तो उप जोड़कर, उप लिखकर उसके बाद जोड़ना है कुछ। तो उपग्रह, उपनाम। उसके बाद प्रति है, तो प्रति वर्ष, प्रतिघात। यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, यानी उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर, ये मतलब पहले से आपको उपसर्ग दिए गए हैं, यानी इनको पहले लिखकर और उसके बाद कोई शब्द लिखना है जिससे एक अच्छा सा शब्द बन जाए। यानी उप तो उपग्रह, उपनाम, प्रति तो प्रतिवर्ष, प्रतिघात। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पर। तो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं 2019 में। तो सबसे पहला आपका हो जाता है क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं, श्रवण, उच्चारण, पठन, वाचन, अभिव्यक्ति। कौन कौन से? श्रवण, उच्चारण, पठन, वाचन यानी और अभिव्यक्ति। आप ऐसे भी समझ सकते हैं शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पठन की गति, अब यहाँ पे उद्देश्य समझ लेते हैं। पठन की गति में तीव्रता लाना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पाठ में दिए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो समझ लेते हैं। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना कर किसी दूसरे से करवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रणार्थक क्रिया वो कहलाती है। जैसे अध्यापक छात्रा से पाठ पढ़वाते हैं। भाई अध्यापक खुद नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, छात्रा से पाठ पढ़वा रहे हैं। मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया, यानी मोहित ने खुद से नहीं सिला, दूसरे से यानी दर्जी से सिलवाया। तो ये कौन सा हो जाता है? प्रणार्थक क्रिया हो जाती है। यानी जिस क्रिया को कर्ता यानी सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। दीपावली पर भाई ये कौन सा है? दीपों का ये त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। ऐसे करके आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या रीज़न है, सभी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं वो देख लेते हैं। दीपावली को दीपों का त्यौहार या दीपोत्सव कहा जाता है। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और घरों को रंगोली से सजाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन हिंदू अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। तो यहाँ पर आपने 6 पंक्तियों को देखा और 2 पंक्तियाँ और बची हुई हैं।
बच्चे इस त्योहार पर पटाखे जलाकर खुश होते हैं। दीपावली का त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये लाइन्स हैं इन्हीं को लिखें, आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं अच्छे से। और बाकी ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लफ्ज़ों में ना लिख पाएँ, तो वही कोशिश करें आप इसको भी याद करके लिख लें, जैसा आपको सही लगे, जैसे आपको आसान लगे। उसके बाद है मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर बताएं। तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरे का प्रयोग क्या होता है? स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। और लोकोक्ति का क्या होता है? तो स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं और लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजनों के लिए होता है। मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है और लोकोक्ति फल से संबंध रखता है और वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंधे की लकड़ी, और यह अपने में पूर्ण होता है, जैसे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। कि भाई अगर मन से आप हार गए तो समझ लिए आप पूरी दुनिया को हार गए, लेकिन अगर मन से आप जीते हुए हैं तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा सके। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। विस्मयादि बोधक ये चिन्ह उस समय वाक्य के अंत में लगाया जाता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे बताया था ना, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, अरे वाह कितना अच्छा है, मज़ा आ गया, है ना, ऐसा कहते हैं ना। या अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या हुआ। ये जब आप वाक्य कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद में आप इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, एक लाइन और एक ये बिंदु, यानी ये कौन सा चिन्ह हो जाता है? ये विस्मयादि बोधक होता है। ये हर्ष, शोक, उल्लास, इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो उसके अंत में ये लगाया जाता है। जैसे वह ताजमहल कितना सुंदर है, तो वह के बाद आपने लगाया, है ना। अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो अरे के बाद तुमने लगाया। और पूर्ण विराम जब वाक्य को आपने कंप्लीट कर लिया तब आपने लगाया छी छी। अब इसके बाद में आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, तुम कितने गंदे हो। फिर उसके बाद आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने क्या किया? पूर्ण विराम चिन्ह का यूज़ किया। क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों में मनोभाव को समझना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि करना, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार और बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी। ये मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य हो जाते हैं। मौखिक जैसे हम आपसे कह रहे हैं और आप हमारी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि कहते नहीं बोलने से सब कुछ होता है। तो जब हम अपनी बात को बोलकर आपके सामने प्रकट करते हैं, और एक तरीका और भी होता है लिख कर हम प्रकट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि जब हमें अपनी बात को किसी से कहना होता है, ऐसा नहीं है हमारे मन की बात को आपने समझ लिया, भाई हम बोल नहीं रहे होते तो आप 2019 का पेपर कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो हम जब बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति को हम व्यक्त कर रहे हैं। तो जब भी किसी से कोई भी बात करनी हो, कुछ भी कहना हो, तो आप उससे कहें। आपकी मन की बात को वो नहीं जानता है बंदा कि आप क्या कहना चाहते हो, आप इस टाइम क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या जान रहे हो, कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जब आप बोल के कहोगे कि हमें इस चीज़ की नीड है, यानी आवश्यकता है, तभी वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा वो बंदा। यानी बोलने से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति में है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के मनोभाव को समझा जाता है और विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बिल्कुल शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जितना बोलेंगे जितना समझेंगे उतना ही अच्छा होता है ना। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जो बोलता है वो मतलब बहुत तेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए भी माइंड चाहिए होता है। और ये इंसान कौन होता है? एक्टिव होता है। जो एक्टिव होगा वही बोल पाएगा, जो एक्टिव नहीं होगा वो नहीं बोल पाएगा, है ना। ये भी चीज़ आप समझे। तो यहाँ पे हो जाता है विद्यार्थियों में शब्दकोश में वृद्धि होती है। तो जो शब्दकोश है वो और भी बढ़ोतरी उसमें हो रही है, वो चीज़ें और भी बढ़ रही हैं। जितना हम आपसे बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं, कुछ चीज़ें आप हमसे सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अनौपचारिक तरीके से सीख रहे हैं। औपचारिक का मतलब ये होता है जिसके लिए एक टाइम निश्चित होता है कि हमें 10 से 12 बजे तक ये चीज़ें सीखनी है। सपोज दिन, या हमें विद्यालय जाना है, 10 से 4 वहाँ रहना है और हमें सीखना है, ये हो जाती है औपचारिक। लेकिन जब हम
24 घंटे में हम चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो हमसे छोटा कोई हो, चाहे हमसे कोई बड़ा हो। हम छोटे छोटे जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से भी सीखते हैं। तो वो कौन सी हमारी शिक्षा हो जाती है? वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है, जिसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, निश्चित सिलेबस नहीं होता, निश्चित कोई अध्यापक मास्टर टीचर नहीं होते हैं। वो हम हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जीवन जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जब हमारा जन्म होता है तब से हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। और बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी, भाई बुद्धि भी बढ़ती है और मानसिक विकास भी होता है इससे। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन भाई कहते किसको हैं? तो पहले इसको समझते हैं। मौन वाचन का मतलब होता है चुपचाप खामोशी से पढ़ना, है ना। तो खामोशी से पढ़ने का महत्व स्पष्ट करना है। तो कहते हैं कुछ चीज़ों में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। यहाँ पे महत्व को स्पष्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन हम दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है 2019 में अगर महत्व पूछ लिया गया है तो हो सकता है इसकी हानि भी अब पूछी जाए। तो दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम महत्व को देख लेते हैं। मौन पठन करने से पठन की गति में तीव्रता आती है, यानी तेजी आती है। जितना आप बोल कर पढ़ेंगे उससे ज़्यादा मात्रा में आप चुपचाप खामोशी से जब पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे। उसके बाद है तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कोई तथ्य है उसको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और खामोशी से, तो कोई तो ये समझेगा कि आप खामोश बैठे, आप कुछ नहीं करें, लेकिन आपका माइंड कहाँ कहाँ जा रहा है दूसरे को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है ना। विद्यार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है, यानी भाई जब ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ेंगे तो शब्द भंडार में वृद्धि ही तो होगी। भाई ज़्यादा चीज़ें भरी जा रही हैं, ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं आपके माइंड में, तो ज़्यादा ही चीज़ों का स्टोर बनेगा ना। उसके बाद है कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने की तीव्र गति से मौन पठन करने से हो जाती है। और कक्षा में शोर नहीं होता है। हाँ भाई बिल्कुल बात सही है। जब बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे, मन ही मन में पढ़ेंगे, तो शोर का कोई सवाल ही नहीं उठता है और छात्रों को थकान कम होती है। भाई जब आप बोलेंगे, बोलते रहेंगे तो थकान भी तो आती। कहते नहीं शरीर से वर्क नहीं किया है, शरीर से वर्क नहीं किया है तो मतलब इसको थकान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर की अपेक्षा जो मानसिक थकान होती है वो ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है, माइंड वर्क करना बंद कर देता है जब ज़्यादा थकान आती है। और शरीर ऐसा नहीं है कि जो शारीरिक श्रम करते हैं वो अपनी जगह पे अहमियत रखती है, लेकिन जो मानसिक श्रम करते हैं वो अपनी जगह पे अहमियत रखती है ना। उसके बाद छात्रों को थकान कम होती है और इसलिए भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व है। आपने महत्व को देख लिया। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम हानि में ये देखते हैं कि क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा में शोर नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो भाई कक्षा में चलिए शोर तो नहीं हुआ इस पठन से, लेकिन हुआ क्या, जब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ने सही पढ़ा गलत पढ़ा आपको कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ ये पता है बच्चे किताब खोले बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा है नहीं पता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है ना। अगर वो पढ़ें तेज तेज से तो हमारी भी समझ में आएगा कि बच्चे ने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। अगर गलत पढ़ा है तो हम उसको सही करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण की तीव्र गति से मौन पठन करने से हो जाती है। तो मौन पठन करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वही चीज़ हो जाती है हमें ये नहीं पता है कि आप त्रुटि से पढ़ रहे हैं या बिना त्रुटि से पढ़ रहे हैं। तो जब आप तेज़ पढ़ेंगे तो आप में त्रुटि होने की कम संभावना रहती है ना। और इसमें हो जाता है मौन पठन करने से पठन की गति में तीव्रता आ जाती है। तेज़ी तो आ जाती है लेकिन गलतियों की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इस तरह से दोनों बातों को हमने डिस्कस किया है कि अच्छाई भी होती है। भाई हर एक चीज़ में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है, तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई से लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आपका जो 2019 का पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है आप भी हमसे अपनी बात कह पाएंगे। हम तो अपनी बात को क्लास के माध्यम से कह लेते हैं, है ना, लेकिन आप अपनी बात को कैसे कहेंगे तो कमेंट करके। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं और अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं 2020 के पेपर के साथ में, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।